गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग की लोच और मांग की लोच के प्रकारों को समझा था और आज हम मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां को समझेंगे और साथ ही हम मांग की लोच के निर्धारक तत्वों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे आज के पहले टॉपिक का नाम है मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां। इसका एक और नाम होता है मांग की कीमत लोच के प्रकार, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था मांग की लोच के प्रकार, और आज हम क्या देख रहे हैं? मांग की कीमत लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार देखे थे ना, 3। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। तो मांग की जो कीमत लोच है, मैंने बताया था बस यही हमारे सिलेबस में है, तो हमको यही याद करना है। तो मांग की कीमत लोच के प्रकार अब हम यहाँ देख रहे हैं। यह क्वेश्चन एक और नाम से आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां। इसको डिग्री बोला जाता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, मांग की श्रेणियां या कोटियां हमको क्या बताएगी? मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां या मांग की कीमत लोच हमें ये बताएगी कि हमारी जो डिग्री है, मतलब जो हमारी लोच है, लोच मतलब मांग का कम ज्यादा होना, वो कितनी कम ज्यादा होती है। ये तो हमने मांग की लोच में देखा था। अब ये मांग की श्रेणियां या मांग की कीमत लोच के प्रकार की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी इकाई लोचदार, एक होती है हमारी इकाई से अधिक लोचदार, एक होती है इकाई से कम लोचदार, एक होती है हमारी पूर्णता बेलोचदार और एक होती है हमारी पूर्णता लोचदार। कितनी बोल दी मैंने? 5 बोल दी। अब ये जो पांचों हैं, इनको एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। अब देखो, आज एग्जाम्पल में क्या होगा भाई? आज एग्जाम्पल में मेरी पिटाई होगी। सर आपकी पिटाई? तो तुम ही लोग पिटते हो क्या भाई? मेरे मम्मी पापा हैं, वो भी मुझे भी मारते हैं, सबकी पिटाई होती है बेटा। जीवन में ऐसा कोई नहीं, मम्मी पापा की भी पिटाई हुई होगी, तभी तो वो बदला अपन लोगों से लेते भाई। देखो, आज मम्मी पापा हम लोगों को पिटाई करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बदला लेना है। किस चीज का? जो उनके मम्मी पापा ने उनकी पिटाई करी थी, यानी दादा दादी ने मम्मी पापा की पिटाई करी होगी, तो अब वो लोग बदला किससे लेंगे? हमसे लेंगे, हमारी पिटाई करके। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो पलट के मम्मी पापा को थोड़ी ना मार देंगे, तो हम बदला किससे लेंगे? इसका बदला हम लेंगे हमारे बच्चों से। बेटा यही रीत बचपन से चली आई है, यही रीत आगे भी चलती रहेगी। वो बचपन जो दादा दादी है मम्मी पापा के थ्रू आगे बढ़ा है, मम्मी पापा हमारे थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। तो इस रीत को हम सबको निभाना है। जीवन क्या है? जीवन यही है, इस तरह की रीतों को आगे बढ़ाते चले जाना। चलो, तो अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये एग्जाम्पल को ही मैं हमारी जो मांग की कीमत लोच के प्रकार है, जो मांग की लोच की श्रेणियां हैं, उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। तो ध्यान से सुनना। देखो, मम्मी ने जब मुझे चाटा मारा तो एक तो चाटे का साउंड आएगा, दूसरा मेरा चिल्लाने का साउंड आएगा। चिल्लाऊंगा ना भाई, अगर चाटा पड़ेगा तो आवाज निकलेगी ना, आ दर्द हुआ। तो एक तो मम्मी ने चाटा मारा उसका साउंड, दूसरा मैंने चिल्लाया उसका साउंड। इसी पे पूरा खेल है, इसलिए चाटे के साउंड और मेरे चिल्लाने के साउंड की मैं जो बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। देखो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, हम इमेजिन कर रहे हैं। पहली सिचुएशन, मम्मी ने मुझे चाटा मारा, एक चाटे का साउंड आया, फिर मैंने चिल्लाया, मेरा साउंड आया, और ये दोनों साउंड बराबर रहे, है ना। मतलब जितनी तेज आवाज, जितना तेज साउंड चाटे का था, उतना ही तेज साउंड मेरा था। दोनों के साउंड बराबर रहे। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मम्मी ने जो चाटा मारा, उस चाटे की आवाज तो कम आई, लेकिन मेरे चिल्लाने की आवाज 4 गुना आई। 4 गुना मतलब ज्यादा आई, कि मम्मी ने चाटा मारा और उसका साउंड कम, और मैंने चिल्लाया उसका साउंड क्या आया? ज्यादा। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मम्मी ने तो चाटा भैया अच्छा तपाक से मारा था, बड़ा जोर से, क्या साउंड आया। तो तीसरी सिचुएशन में मम्मी के चाटे का साउंड ज्यादा आया और मैंने चिल्लाया कम, मैंने सब सह लिया। मैंने चाटे का जो साउंड, जो चिल्लाने का मेरा साउंड आया, वो क्या आया? कम आया। तो 3 सिचुएशन हो गई भाई। कौन कौन सी? मम्मी के चाटे का साउंड और मेरे चिल्लाने का साउंड, दोनों क्या है? बराबर। दूसरी सिचुएशन क्या? कि मम्मी के चाटे का साउंड कम और मेरे चिल्लाने का साउंड ज्यादा। तीसरी सिचुएशन, मम्मी के चाटे का साउंड ज्यादा और मेरे चिल्लाने का साउंड कम। 3 सिचुएशन हो गई। चौथी सिचुएशन, मम्मी ने चाटा मारा तो चाटे के साउंड तो आवाज आई, पर मेरे चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई, मैंने सब सह लिया चुपचाप,
बस आंखों से आंसू गिर रहे थे पर दर्द पूरा सह लिया, मुंह से एक शब्द एक आवाज नहीं निकली। ये चौथी सिचुएशन। मैं तो भगवान राम जैसे ही हूँ मम्मी का अपने, है कि नहीं, कि जैसे सब जो माता पिता बोले सब चुपचाप सह लिया। मम्मी ने चाटा मारा सर झुका के, बस कुछ रिएक्शन नहीं, आंसू गिर रहे थे, बस सब सह लिया मैंने। तो चौथी सिचुएशन क्या हुई कि मम्मी ने चाटा मारा तो चाटे का साउंड तो आया लेकिन मेरा साउंड ही नहीं आया। तो 4 सिचुएशन बता दी भाई मैंने, है ना। अब हम देखेंगे पांचवी सिचुएशन। पांचवी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी डिफरेंट। कैसी डिफरेंट? वो ऐसी कि मम्मी ने हाथ उठाया और मेरे गाल के पास लेके ही आई, मारा नहीं, लेके ही आई बस, और मैंने चिल्ला दिया। ये पांचवी सिचुएशन। होता है ना कई बार कि लगा है ही नहीं और आवाज आने लगी अपनी। तो ये 5 सिचुएशन बन गई भाई। अब इसी को मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि यही 5 सिचुएशन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कार में हमारी मांग की जो लोच है उसकी श्रेणियों में। फिर से सबसे पहले तो क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट नंबर की सिचुएशन, मम्मी के चाटे का साउंड और मेरे चिल्लाने का साउंड दोनों बराबर। दूसरी सिचुएशन में मम्मी के चाटे का साउंड कम, मेरे चिल्लाने का साउंड ज्यादा। तीसरी सिचुएशन, मम्मी के चाटे का साउंड ज्यादा, मेरे चिल्लाने का साउंड कम। चौथी सिचुएशन, मम्मी के चाटे का साउंड तो हुआ लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई साउंड नहीं आया, पिन ड्रॉप साइलेंट था चाटे के बाद। पांचवें नंबर की सिचुएशन, मम्मी के चाटे का साउंड, चाटा पड़ा ही नहीं बल्कि साउंड कहां से आएगा, तो चाटा ही नहीं पड़ा पर मेरे चिल्लाने की आवाज आ गई। ये 5 सिचुएशन है। अब ये 5 सिचुएशन को मैं कन्वर्ट करूंगा काय में, इनमें। तो सुने भाई, देखो हमने मांग की कीमत लोच में पढ़ा था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये पढ़ी थी हमने मांग की कीमत लोच। क्या पढ़ी थी? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे जो हमने जो बात करी अभी, ये 5 मैंने एग्जाम्पल में 5 सिचुएशन बनाई, इसमें जो मम्मी के चाटे का साउंड है वो है वस्तु की कीमत, और जो मेरे चिल्लाने की आवाज है वो है वस्तु की मांग। क्या बोला मैंने? जो मम्मी के चाटे का साउंड है वो क्या है? वस्तु की कीमत, और जो मेरा चिल्लाने का साउंड है वो क्या है? वस्तु की मांग, है ना। तो अब देखो वही एग्जांपल की 5 सिचुएशन हमने एग्जांपल में सबसे फर्स्ट नंबर की सिचुएशन बनाई थी, क्या? मम्मी के चाटे का साउंड और मेरे चिल्लाने का साउंड बराबर। तो इसी तरह हमारी पहली सिचुएशन कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन बराबर हो वस्तु की मांग में परिवर्तन। हमने दूसरी सिचुएशन बनाई थी, मम्मी के चाटे का साउंड कम और मेरे चिल्लाने का साउंड ज्यादा। तो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम और वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा। फिर हमने तीसरी सिचुएशन बनाई थी, क्या? कि मम्मी के चाटे का साउंड ज्यादा लेकिन मेरे चिल्लाने की आवाज कम। इसी तरह तीसरी हमारी सिचुएशन बनेगी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्यादा लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन कम। चौथे नंबर की सिचुएशन हमने बनाई थी, क्या? कि मम्मी के चाटे का साउंड तो आया लेकिन मेरी कोई आवाज नहीं आई। तो इसी तरह वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4 सिचुएशन। पांचवें नंबर की सिचुएशन कि मम्मी के चाटे का तो साउंड आया ही नहीं क्योंकि मम्मी ने चाटा मारा ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे चिल्लाने की आवाज आ गई। तो इसी तरह वो 5वीं सिचुएशन बनेगी कि वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन हो गया, मतलब उसमें चेंज हुआ। तो इस तरह की ये 5 सिचुएशन ही मैंने बना दी है। समझे भाई? सब चीज इमेजिन करना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इस तरह से समझ जाते हो तो देखो अब ये 5 सिचुएशन जो मैंने बनाई है मैं एक एक करके देखता हूं। सबसे पहले मैंने सिचुएशन बनाई जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इकाई लोचदार मांग। क्या कहा जाता है? इकाई लोचदार मांग। मतलब इकाई लोचदार मांग ऐसी सिचुएशन है जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका एक सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं ED इक्वल्स टू 1। ये ED इक्वल्स टू 1 क्या होता है? तो ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इक्वल्स टू 1 ये हमें बताती है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आई मतलब कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों ही बराबर होते हैं। दूसरी हमारी जो सिचुएशन थी जिसमें हमने देखा था कि मम्मी के चांटे का साउंड कम और मेरे चिल्लाने का साउंड क्या था? ज्यादा। मतलब कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा।
तो हमारी दूसरी सिचुएशन बनती है ऐसी, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो कम होता है लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अधिक लोचदार मांग। क्या नाम बोला मैंने? अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग। तो अत्यधिक लोचदार मांग ऐसी दशा होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम होता है लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा होता है, और इसका सिंबल होता है ईडी ग्रेटर देन 1। ये क्या बताता है? ग्रेटर देन 1 का साइन हमें क्या बता रहा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज्यादा है। देखो जिस तरफ मुंह खुला मतलब वो ज्यादा है, तो मुंह किस तरफ खुला है हमारे सिंबल का? इसका मुंह खुला है हमारा ईडी की तरफ। ईडी मतलब मांग की लोच, तो मांग की लोच 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा अगर ये आ रही है तो ये हमें क्या बताती है? ये सिंबल हमें बताता है कि आपकी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन हुआ होगा और वस्तु की मांग में ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है भाई। तीसरे नंबर की जो हमारी सिचुएशन है जिसमें हमने देखा था कि मम्मी के चांटे का साउंड ज्यादा और मेरे चिल्लाने का साउंड कम, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्यादा लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन कम। तो इसी को ये वाली जो सिचुएशन है कौन सी, कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्यादा और वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो, इसको हम बोलते हैं कम लोचदार मांग, या इसका एक और नाम है बेलोचदार मांग। क्या बोला मैंने? कम लोचदार मांग, या एक और नाम क्या है? बेलोचदार मांग। तो ये बेलोचदार मांग क्या होती है या कम लोचदार मांग क्या होती है? तो हम बोलेंगे बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में तो अधिक परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की जो मांग है उसमें परिवर्तन कम होता है। तो ऐसी जो मांग की लोच है उसको हम क्या बोलते हैं? कम लोचदार मांग, या फिर हम बोलते हैं इसको बेलोचदार मांग। इसका सिंबल होता है ईडी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब यहाँ पे देखो ईडी का सिंबल क्या बता रहा है? ईडी लेस देन 1 का सिंबल क्या बता रहा है कि देखो 1 के साइड मुंह खुला है और बंद मुंह, जो सिंबल है हमारा चिन्ह है वो किस तरफ मुंह बंद है? उसका मुंह बंद है ईडी की तरफ। तो ईडी की तरफ मुंह बंद है यानी वो चीज छोटी है। तो ये हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे मांग की लोच जो है छोटी। तो अगर ये जो साइन है जहाँ पे 1 की साइड मुंह खुला होता है चिन्ह का और जो ईडी है उसकी तरफ मुंह बंद होता है उस चिन्ह का, तो ये सिचुएशन ये हमें बताता है ये सिंबल कि यहाँ पर पक्का आपकी वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ होगा और जो वस्तु की मांग में परिवर्तन है वो कम रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये 3 सिचुएशन देखी। फिर चौथी हमारी सिचुएशन क्या थी? चौथी हमारी सिचुएशन ये थी कि मम्मी ने चांटा मारा, उसका साउंड आया लेकिन मेरे चिल्लाने का कोई साउंड नहीं आया। मतलब ये तो वो सिचुएशन हो गई कि वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हुआ लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से ये वाली जो मांग की लोच है इसका नाम होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग। क्या बोला मैंने? पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या होती है? तो पूर्णतः बेलोचदार मांग एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर वस्तु की कीमत आपने बदल दी लेकिन फिर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इस स्थिति का हमने नाम रखा है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी मांग में कोई लोचता ही नहीं है, चेंज ही नहीं हो रही वो, तो हमने बोल दिया पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो जब भी पूर्णतः बेलोचदार मांग आएगी तो इसका सिंबल होगा ईडी इक्वल टू 0। अब ईडी इक्वल टू 0 क्या बताता है? वो ये बोलता है कि मांग की लोच 0 है। 0 है मतलब उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो 0 जब भी आ जाए तो ये हमको ये इंडिकेट करती है कि आपने वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर दिया लेकिन फिर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये होता है 0 का मतलब। अब लास्ट नंबर की जो हमारी 5वीं सिचुएशन थी उस सिचुएशन में मम्मी ने चांटा मारा भी नहीं था, साउंड की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैंने चिल्ला दिया था, मेरे चिल्लाने की आवाज आ गई थी। तो इसका मतलब कि वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो वस्तु की मांग है वो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो अगर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसके बाद भी वस्तु की मांग बदल जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग या पूर्णतः लोचदार मांग। तो पूर्णतः लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं? इस दशा को हम बोलते हैं वस्तु की मांग की लोचदार या पूर्णतः लोचदार नहीं, पूर्णतः लोचदार मांग। समझे? चलो
तो इस तरह के से ये 5 सिचुएशन है। अच्छा, इसका सिंबल तो देख लें। तो ये जो सिंबल है इसमें आप देखें ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये जो 8 दिख रहा है ना, आड़ा लेटा हुआ 8, ये लेटा हुआ 8 नहीं है ना, ये अनगिनत का साइन होता है। स्कूल में पढ़ो। अरे सर स्कूल फिर याद दिला दे। सर हमको आप स्कूल की याद प्लीज बार बार मत दिलाया करो, हम सब भूल गए 10वीं तक, हमको नहीं याद है। हम तो 11वीं भूल गए, आप कहाँ 10वीं तक के सिंबल लेके बैठे हो। चलो ठीक है भैया, 11वीं भूल गए तो मैं 11वीं का भी नहीं पढ़ा रहा। देखो या तो ये जो चिन्ह है, ये काय का चिन्ह है बच्चों? इनफाइनाइट का। इसको क्या बोलते हैं? अनगिनत का चिन्ह। सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे? अब बेटा तुम लोग भूल गए ना, तो मैं तुम लोगों को चौथी पांचवी के हिसाब से पढ़ाऊं कि इस चिन्ह का क्या मतलब होता है। या तो वो याद कर लो, नहीं तो मैं बन जाऊंगा भाई आपका चौथी पांचवी क्लास का टीचर। तो ये जो इनफाइनाइट या अनगिनत का साइन है, ये हमको बताता है क्या सिंबल, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है हमको? ये इंडिकेट करता है कि भैया आपने वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं किया होगा, फिर भी वस्तु की मांग अचानक से परिवर्तित हो गई होगी। तो ये सिंबल का मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी। कौन कौन सी? सबसे पहली आपने पढ़ी इकाई लोचदार मांग। इसमें हमने पढ़ा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग में परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। इसका सिंबल क्या था? ED इक्वल टू 1। दूसरा हमने देखा था कौन सा? इकाई से अत्यधिक लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग या अत्यधिक लोचदार मांग। ये हमको क्या बताती है? ये हमको बताती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम हुआ और वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा हुआ। इसका सिंबल क्या था? ED ग्रेटर देन 1। फिर तीसरे नंबर की सिचुएशन थी हमारी कि इकाई से कम लोचदार मांग, या इसको हमने एक और नाम दिया था बेलोचदार मांग। इसमें हमने क्या बताया था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्यादा हुआ लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हुआ। इसका सिंबल था ED लेस देन 1। चौथे नंबर की हमने सिचुएशन पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेरोजगार मांग में हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत में आपने परिवर्तन कर दिया फिर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन को हमने कहा पूर्णतः बेरोजगार मांग। और 5वें नंबर की हमने सिचुएशन पढ़ी पूर्णतः लोचदार मांग, जिसमें हमने देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं करने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है, और इसका सिंबल क्या था? ED इनफाइनाइट, है ना। तो ये 5 तरह की जो आपकी मांग की जो लोच है या मांग की कीमत लोच है उसके प्रकार या मांग की लोच की श्रेणियां हैं। समझे भाई आप? चलिए अब हम देखने वाले हैं मांग की लोच के निर्धारक या प्रभावक तत्व। मतलब मांग की लोच को कौन कौन से तत्व निर्धारित या प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरह मांग के निर्धारक तत्व थे इसी तरह मांग की लोच के भी निर्धारक तत्व हैं। अब मांग की लोच के निर्धारक तत्वों का मतलब क्या होगा? मतलब ये तत्व हमें बताएंगे कि कोई वस्तु मांग की लोचता उसमें है या वो बेरोजगार है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, वो ये कि या तो वस्तु की मांग लोचदार होगी या वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। लोचदार होगी मतलब कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा, और बेलोचदार होगी मतलब कीमत कितनी ही परिवर्तित हो जाए मांग में परिवर्तन नहीं होगा। बस इस चीज को दिमाग में रखना है क्या कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो रहा है कम ज्यादा के उससे फर्क नहीं पड़ता, या बराबर इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कीमत में परिवर्तन हुआ मतलब कीमत अगर चेंज हुई तो क्या मांग चेंज हो रही है या नहीं। अगर कीमत में परिवर्तन होने पर मांग चेंज हो रही है तो लोचदार, कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग को टस से मस नहीं हो रही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो चेंज नहीं हो रही, तो ऐसी मांग को हम बोल देंगे बेलोचदार। समझे आप? मतलब लोचदार क्या बताएगी कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हुआ, और बेलोचदार क्या बताएगी कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, ये चीज दिमाग में रखना। अब निर्धारक तत्वों में सबसे पहला जो हमारा कारक या तत्व है उसका नाम है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं याद है? भूल गए? संबंधित वस्तुओं के प्रकार में पूरक और स्थानापन्न। तो स्थानापन्न वस्तु क्या थी? जिसको हम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते थे। जैसे चाय और कॉफी हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर चाय नहीं मिली कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिली चाय पी लेंगे। तो ये दोनों वस्तुएं चाय और कॉफी क्या बन गई? एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं बन गई। ठीक है, तो हमारा जो पहला तत्व है वो स्थानापन्न वस्तुएं ही है कि हम ये देखेंगे कि हम जो भी खरीदने जा रहे हैं, मांग यानी खरीदना है ना भाई, तो हम जो भी खरीदने जा रहे हैं उसकी बाजार में स्थानापन्न वस्तुएं है या नहीं, यानी उसके कोई विकल्प हमारे पास है या नहीं। कि जैसे हम कॉफी बाजार में लेने जा रहे हैं, बाजार में हम कॉफी लेने जा रहे हैं, तो
वो उस कॉफी का और दूसरा विकल्प है या नहीं। तो उसका विकल्प है क्या है, चाय, स्थानापन्न वस्तु है ना चाय। कॉफी की स्थानापन्न वस्तु कौन है, चाय। तो अगर कॉफी का रेट कम ज्यादा हुए या ज्यादा हो गए तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार कॉफी तो महंगी हो गई, तो हम कॉफी छोड़ देंगे, उसकी जगह हम क्या खरीदने लगेंगे, चाय खरीदने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉफी की मांग है वो तो लोचदार हो गई। क्यों लोचदार हो गई, क्योंकि कॉफी को रेट कम ज्यादा होने पर हमारी मांग का उस पर फर्क पड़ा। हमने कहा छोड़ो, हम तो चाय पियेंगे। यानी अगर कॉफी ऐसी वस्तु है जिसकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है तो फिर हमारी कॉफी की मांग लोचदार होगी। लेकिन सोचो उसकी जगह पे कोई दूसरी वस्तु हम ले लें, जैसे हमने ले लिया नमक। अब नमक का कोई स्थान नहीं ले सकता भाई, नमक चाहिए तो नमक ही यूज होगा, उसकी जगह पे आप कोई दूसरी चीज उपयोग नहीं कर सकते। सब्जी में नमक जरूरत है तो नमक ही डालना पड़ेगा। तो नमक के रेट कितने भी कम ज्यादा हो जाएं उसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसकी मांग एज इट इज रहती है। क्यों, क्योंकि नमक का कोई दूसरा स्थानापन्न नहीं है। तो स्थानापन्न नहीं है तो नमक के रेट कम हो चाहे बढ़े, उसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी नमक की कीमत परिवर्तित होने पर भी नमक की मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी मांग क्या हो गई, बेलोचदार। और कॉफी की मांग क्या हुई थी, लोचदार। क्यों, क्योंकि कॉफी महंगी हुई, चाय पी लेंगे, कॉफी की मांग कम हो गई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये देखें कि वस्तुएं जो हैं उसकी स्थानापन्न वस्तुएं है या नहीं। अगर वस्तुएं स्थानापन्न हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, लेकिन अगर वस्तुएं स्थानापन्न नहीं है तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बेलोचदार हो जाती है। समझे भाई आप इस चीज को। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव मतलब वस्तु किस प्रकार की है, क्या वो वस्तु अनिवार्य है या वो आरामदायक या विलासिता वाली वस्तु है। विलासिता मतलब जरूरत नहीं है, शौक वाली वस्तु है ना। तो आरामदायक या विलासिता, किस तरह की वस्तुएं वो हमको देखना पड़ेगा। अगर वस्तुएं अनिवार्य हैं, अनिवार्य मतलब जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम दवाई। दवाई हमारी अनिवार्य वस्तु है भाई। अनिवार्य वस्तु यानी ऐसी वस्तु कि इसके रेट अब देखो कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, क्या हम इसकी मांग को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि अगर रेट बढ़ भी गए ऐसी वस्तुओं के तो भी हमको खाना तो पड़ेगा, है कि नहीं। दवाई की तो हमें जरूरत पड़नी है, तो इस चीज को हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए ये अनिवार्य वस्तुओं में आ जाती है। हमारे रोटी दाल सब्जी ये सब क्या है, अनिवार्य वस्तु है। देख रहे हो ना, लॉकडाउन हो गया उसके बाद भी तो हम कर रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे, किराना लेके आ रहा है, तो ये सब हमारी क्या हुई, अनिवार्य वस्तुएं हुई। इनके रेट कम ज्यादा भी हो गए तो भी इनकी मांग पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को खाना तो है ही, कितना ही महंगा मिले चाहे वो तब भी खाएंगे। तो ये जो हमारे रोटी कपड़ा मकान है या फिर हम कहें ये हमारी दवाइयां हैं, ये सब हमारी अनिवार्य वस्तुओं में आती है। तो ऐसी वस्तुओं की मांग कभी प्रभावित नहीं होती, इनकी मांग हमेशा बनी रहेगी चाहे चीजें कितनी ही महंगी हो जाए। तो ये हुई हमारी अनिवार्य वस्तुएं। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या होती है, बेलोचदार, क्योंकि उनकी मांग परिवर्तित नहीं होगी कीमत में परिवर्तन होने पर भी। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी वस्तुएं जो आरामदायक या विलासिता वाली हैं, जैसे एसी कूलर। अब एसी कूलर अगर नहीं मिला तो मर जाएंगे क्या हम, नहीं मरेंगे ना, वो तो हम तब भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं आरामदायक। जैसे हम बोले सोफे गद्दे या हमारे बिस्तर, ये सब क्या है, ये सब हमारी आरामदायक और विलासिता वाली वस्तुएं, क्योंकि ये नहीं भी होगी तब भी हम जी सकते हैं। जमीन पे सो जाएंगे भाई, जरूरी थोड़ी ना कि अच्छा बढ़िया बेड हो हमारा उस पर ही हम सोए, या बढ़िया सोफे हो उस पर ही हम बैठे, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये वस्तुएं हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर हम ये वस्तुएं खरीदने जाएंगे और इनके रेट बढ़ गए तो हम सोचेंगे रहने दो, नहीं खरीदना। क्यों, क्योंकि महंगी है चीजें। तो ऐसी वस्तुओं के रेट कम ज्यादा होने पर इनकी मांग पे फर्क पड़ता है। तो ऐसी वस्तुओं के जो वस्तुएं हमारी आरामदायक या विलासिता, इनकी मांग क्या होती है, लोचदार, क्योंकि इनकी कीमत कम ज्यादा होने से इनकी मांग पे फर्क पड़ेगा। अगर कीमतें बढ़ गई हम कम खरीदेंगे, अगर कीमतें कम हुई मतलब सोफे और ये सब चीजें सस्ती हो गई तो हम खूब ज्यादा खरीदने लगेंगे। सबके घर पे सोफे होंगे, सबके घर पे बेड होंगे बढ़िया से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरामदायक विलासिता वस्तुओं की जो मांग है वो क्या होती है, लोचदार। और अगर वस्तु अनिवार्य है तो उसकी मांग तो बदलने से रही, वो क्या हो जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है उपयोग को स्थगित करने की संभावना। उपयोग को स्थगित करने की संभावना। अब स्थगित का मतलब क्या होता है, स्थगित का मतलब होता है रोकना, रोक के रखना। तो हम ये देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं
क्या हम उनके उपयोग को रोक सकते हैं आगे के लिए कि नहीं नहीं हमें तो अभी उपयोग ही करना है? किस तरह का है वो उपयोग, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उपयोगों को टाला जा सकता है या नहीं टाला जा सकता। अगर उपयोग को टाला जा सकता है तो फिर ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होगी, और अगर उपयोग को नहीं टाला जा सकता तो ऐसी वस्तुओं की मांग को बेरोजगार बोलेंगे। जैसे उपयोग को, मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूँ पुराना, कि जैसे हमारे कूलर फ्रिज की बात करें हम, या फिर हमारे सोफे वगैरह की बात करें, चेयर वगैरह की बात करें, ये जितनी भी चीजें हैं इनका उपयोग जरूरी नहीं है, इनको टाला जा सकता है कि चलो यार इस साल गर्मी में नहीं कूलर के बिना रह लेंगे, अगले साल कूलर खरीद लेंगे हम। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग नहीं भी अभी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इनके उपयोग को हमने टाल दिया, कब के लिए? अगले साल के लिए। तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होती है? लोचदार, क्योंकि हमने टाल दिया ना, नहीं खरीद रहे, बाद में खरीदेंगे, महंगे हैं अभी, कीमत ज्यादा है, मांग हमने कम कर दी। लेकिन अगर वस्तु अनिवार्य होती, जैसे हमारी लेकिन अगर उनका उपयोग टाला नहीं जा सकता मतलब हमको चाहिए, मतलब चाहिए ही, उसके बिना तो रह नहीं सकते। जैसे वही हमारी रोटी खाना, उसके बाद दवाइयाँ, ये सब चीजें हमारी काय में आ जाएगी, ये सब चीजें ऐसी आ जाएगी जिनके उपयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता। तो ऐसी वस्तुओं की मांग को हम क्या बोलते हैं? बेरोजगार मांग। तो अगर उपयोग को टाला जा सकता है, उपयोग स्थगित कर सकते हैं भविष्य के लिए, तो ऐसी वस्तुओं की मांग हमारी लोचदार होगी। और अगर हम उपयोग को नहीं टाल सकते, मतलब उपयोग को स्थगित नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या बन जाती है? बेरोजगार बन जाती है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब चौथा और लास्ट पॉइंट है व्यय राशि का अनुपात, कि हम जो खर्चा करने गए, व्यय राशि का अनुपात का मतलब बता रहा हूं, पहले ये समझो कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें किसी वस्तु का कितना खर्चा कर रहे हैं। सब नहीं समझ आया तो सुनो। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम किराना लेने जा रहे हैं, किराना हमारे घर आ रहा मान लो 5,000 रुपए का। कितने रुपए का किराना आ रहा हमारे घर? 5,000 रुपए का। अब किराने में क्या क्या सामान आता है? तो भाई किराने में तो बहुत सारा सामान आता है, हमारे दाल चावल आते हैं, आटा आता है, तेल आता है, और माचिस भी आती है ना, कितनी सारी चीजें आती है। तो देखो मैं इसमें से उठाता हूँ एक माचिस और दूसरा उठाता हूँ मैं तेल की केन। माचिस की अगर हम बात करें तो उसका पैकेट 10 रुपए का आता होगा, है ना, एक जहां तक मुझे ध्यान है 1 रुपए की एक माचिस है, तो पूरा हम पैकेट लेते हैं वो कितने रुपए का आता है? 10 रुपए का। लेकिन अगर हम तेल की केन की बात करें तो एक तेल की केन करीबन कितने? 1,500 से 1,800 रुपए के बीच में आती है। यानी देखो एक माचिस है जो 10 रुपए का पैकेट आ रहा, वो भी महीने भर चल जाएगी, और एक तेल है वो 1,800 2,000 मान लेता हूँ, 2,000 रुपए का तेल आ रहा, वो भी एक महीने चलेगा। तो कितना फर्क है हमारा। तो एक जो हमारे 5,000 रुपए का खर्चा है उसमें एक खर्चा तो ऐसा है जिसका अनुपात बिल्कुल जरा सा है, ना के बराबर माचिस, कि 10 रुपए की माचिस आ रही, 5,000 में 10 रुपए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन वहीं हम तेल की केन की बात करें तो 5,000 रुपए में से 2,000 तो तेल, 2,000 रुपए की तो तेल की केन ही आ रही है, तो ये बड़ा खर्चा है। तो हम व्यय राशि के अनुपात में यही देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो टोटल खर्चा है उसमें से किन्हीं वस्तुओं का कितना खर्चा है, माचिस का और तेल का। तो अगर व्यय राशि का अनुपात छोटा है, मतलब कि वो माचिस जो 10 रुपए की, 2,000 जो 5,000 रुपए का हमारा खर्चा है उसमें से 10 रुपए की हम माचिस खरीद रहे हैं, जो कि कोई मायने नहीं रखते वो 10 रुपए 5,000 में, है ना। ऐसे तो 10 रुपए बहुत मायने रखते भाई, मुझे पता है, लेकिन 5,000 के सामने 10 रुपए कोई मायने नहीं रखते। तो सोचो अगर ये माचिस की कीमत 10 से 20 रुपए हो गई, जो पैकेट 10 रुपए का आता था वो पैकेट कितने का आने लगा? 20 रुपए का आने लगा। तो भी हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया अच्छा 20 का आने लगा तो एक काम कर 5 ही माचिस दे, हटा दे, जो पैकेट में 10 माचिस आती है तो 10 मत दे 5 दे, नहीं, हम तब भी उस पैकेट को उतना ही खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि 10-20 रुपए कोई फर्क ही नहीं पड़ते 5,000 में। तो अगर ये व्यय राशि का अनुपात छोटा है तो हमारी मांग पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने तब भी वो पुड़ा लिया। 2 पुड़े ले रहे होते तो 2 के 2 पैकेट ले रहे होते हम, है ना। सर पुड़ा पुड़ा बोल रहे अच्छा नहीं लग रहा, पैकेट बोलो, ठीक है भाई पैकेट। तो जो आप पैकेट ले रहे हो वो पैकेट देखो आप, कि अगर 2 पैकेट लेते थे तब भी आप 2 ही पैकेट ले लोगे, पहले 20 के 2 लेते थे अब 40 के 2 लोगे, यानी आपने 2 पैकेट ही लिए, भले रेट डबल हो गए, है ना। 10 का पैकेट 20 रुपए का हो गया पर फिर भी आपने 2 पैकेट ले लिए। क्यों? क्योंकि 5,000 में 10-20 रुपए मायने नहीं रखते। लेकिन अगर वहीं तेल की हम बात करें, और जो तेल का जो केन है वो आप ले रहे थे कितने रुपए का? 2,000 का, और वो 2,000 की जगह अगर आने लगा 2,500 का, कितने का? 2,000 की जगह कितने का आने लगा? 2,500 का। तो आप तेल बदल दोगे, आप कहोगे ये वाला तेल खाना बंद, बहुत महंगा हो गया, दूसरा तेल खाएंगे। क्यों? क्योंकि 5,000 में
2000 2500 रुपए मायने रखते हैं, है ना। एक माचिस थी जिसके रेट डबल हो गए, तब भी आपकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने 2 पैकेट लेने थे, 2 पैकेट ही लिए, लेकिन तेल में केवल 500 रुपए ही बढ़े, आपके 2000 से 2500 हुए और आपने पूरा तेल बदल दिया, आप दूसरी कंपनी का तेल खाने लगे। ये होता है आपके व्यय का अनुपात, कि अगर व्यय का अनुपात ज्यादा है आपके टोटल खर्चों में, तो फिर आप उसकी मांग बदल देते हो, आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करने लगते हो, कि आप वो वाला नहीं तेल खा के दूसरा वाला तेल खाओगे, सोयाबीन का खा लोगे, मूंगफली का खाने लगोगे, मूंगफली की जगह सोयाबीन कन्वर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपने जो व्यय राशि अनुपात अगर ज्यादा है तो ऐसी वस्तु की मांग को बदल देते हो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर व्यय राशि का अनुपात हमारे कुल खर्चों में कम होता है तो उनकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर व्यय राशि ज्यादा अनुपात की हमारे टोटल खर्चों में, तो फिर हमारे मांग पर फर्क पड़ता है। तो कम व्यय अनुपात है तो मांग पर कोई परिवर्तन नहीं, यानी मांग बेरोजगार। अधिक व्यय का अनुपात है तो मांग में परिवर्तन, यानी मांग लोचदार। इस तरीके से हमारे जो मांग की लोच के निर्धारक तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से, एक बार इसको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले निर्धारक तत्वों में क्या था, हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु में हमने देखा कि अगर वस्तुओं कोई स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, और अगर स्थानापन्न वस्तुएं नहीं हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। फिर हमने देखा वस्तु का स्वभाव, वस्तु किस प्रकार की है, उसका स्वभाव क्या है, वो अनिवार्य है या आरामदायक विलासिता है। अगर अनिवार्य वस्तु है तो ऐसी वस्तु की मांग कभी नहीं बदलती, यानी मांग बेलोचदार हुई। लेकिन अगर वो आरामदायक या विलासिता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग बदल जाती है, ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। फिर तीसरा हमने देखा था कि हमारे उपभोग या उपयोग को स्थगित करने या टालने या रोकने की संभावना। तो अगर हम हमारी वस्तु के उपयोग को या उपभोग को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसकी मांग परिवर्तित हो गई, मतलब लोचदार हो गई। लेकिन अगर हम उपयोग को हमारे नहीं टाल सकते, उसको स्थगित नहीं कर सकते, तो फिर तो साहब हमारी मांग होकर रहेगी, मतलब मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी। फिर चौथे नंबर का और हमने लास्ट देखा व्यय राशि का अनुपात, कि हमारे कुल खर्चों में उस वस्तु का कितना अनुपात हम खर्च करते हैं। अगर व्यय राशि का अनुपात कम है तो फिर ऐसी वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि मांग हम उतनी करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो व्यय राशि का अनुपात बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा खर्चा हम करते हैं, तो ज्यादा खर्चा अगर हम करते हैं हमारे कुल खर्चों में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसकी कीमत कम ज्यादा होने पर हमारी मांग बदल जाती है, मतलब हमारी मांग जो है वो लोचदार हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज क्या क्या देख लिया। हमने देखा मांग की लोच की श्रेणियां, और साथ में हमने देखा ये जो मांग की लोच के निर्धारक तत्व हैं उनको। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर में, जिसका नाम है मांग की लोच को मापने की विधियां या तरीके, कि हम किन किन तरीकों से हमारी जो मांग की लोच है इसको माप सकते मतलब संख्या में निकाल सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मांग की लोच यानी संख्यात्मक माप। तो हम संख्या में कैसे निकालें उसकी कुछ विधियां बताई गई है, वो विधियां हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।